हेलो क्लास 8 एनसीईआरटी सिविक्स का चैप्टर 5 आपकी यूनिट 3 से जुडिशरी आज शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, ये चैप्टर डील किसके साथ करेगा। इस चैप्टर में बताया क्या गया है। जैसे कि आप जानते हैं, जुडिशरी हमारी गवर्नमेंट का ही एक ऑर्गन है। गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स होते हैं, जिनमें एक है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम होता है कानूनों का निर्माण करना, कानून बनाना, लॉज बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम होता है उन लॉस को लागू करना, इम्प्लीमेंट करना। एंड जुडिशरी का काम होता है जी ये देखना कि जो कानून बनाए गए हैं और जिन कानूनों को लागू किया गया है, क्या वाकई वो कानून सही है, क्या जनता के कल्याण के लिए है। अगर वो जनता के कल्याण के लिए नहीं है, लोगों के जो राइट्स हैं उनको अगर वो इन्फ्रिंज यानी कि वॉलेट करते हैं, तो जुडिशरी के पास ये पावर है कि वो उन लॉस को जीरो, जिसे हम कहते हैं नल एंड वॉइड, घोषित कर सकती है, डिक्लेयर कर सकती है। लेकिन देखिए, तीनों के तीनों ऑर्गन्स जो हैं वो अपने ही क्षेत्र में इंडिपेंडेंट हैं। जुडिशरी उन लॉस को जीरो जरूर कर सकती है, लेकिन उन लॉस को बना नहीं सकती है। लॉ जो है, लॉ का निर्माण जो है, लॉ जो बनाए जाएंगे वो आपके लेजिस्लेचर के द्वारा ही बनाए जाएंगे और इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूटिव के द्वारा ही किए जाएंगे। ठीक है, तो जुडिशरी का रोल यहाँ पर आता है कि जो भी लॉस बनाए गए हैं, जो भी लॉस को इम्प्लीमेंट किया गया है, अगर वो जनता के कल्याण के लिए हैं तो उन्हें चलने दिया जाएगा, अदरवाइज उन्हें नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। ये चैप्टर आपका डील करेगा, जुडिशरी के बारे में बताएगा कि जुडिशियल सिस्टम भारत में कैसा है और जुडिशरी का रोल कहाँ आता है, कैसे आता है जब हमारे राइट्स को इन्फ्रिंज या वॉयलेट किया जाता है, छीना जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे दिया है, आपने अभी तक न्यूज़पेपर्स, आप सभी न्यूज़पेपर्स पढ़ते होंगे, है ना कभी आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर्स के द्वारा कई सारी न्यूज होती हैं, जुडिशरी के बारे में होती हैं। जुडिशरी ने अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग डिसीजन दिए गए होते हैं, है ना। तो इसमें जैसे कि जुडिशरी जो है वो ऐसा मैकेनिज्म है, कोर्ट का इस तरीके का मैकेनिज्म है, जैसे सिटीजन्स के अगर राइट वॉलेट होते हैं, देखिए लिखे ना वॉलेट होना, वॉलेट मीन्स होता है कि अगर छीने जाते हैं तो हमारे पास ये राइट है कि हम सीधा कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि जुडिशरी जो है वो गवर्नमेंट का ही ऑर्गन है, तो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन डेमोक्रेसी में। ठीक है, साथ ही साथ हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है इट मीन्स की कोई भी ऑर्गन्स जो है उसके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं रख रहा है। अगर कंट्रोल रख रहा होता तो सोचिए, क्या हमारी जुडिशरी जो है इतने इंपॉर्टेंट डिसीजन दे चुके हैं, है ना, किसके अगेंस्ट दे चुके हैं, भारत के बड़े बड़े नेताओं के अगेंस्ट भी दे चुके हैं, प्रोमिनेंट जो पर्सनालिटीज हैं उनके अगेंस्ट भी दे चुके हैं। तो अगर इंडिपेंडेंट नहीं होती हमारी जुडिशरी, तो क्या उनके अगेंस्ट डिसीजन दिए जा सकते? नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा गया है। इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है, ताकि वो अपना काम स्वतंत्रता पूर्वक कर सके। ठीक है, बिना बिना किसी भेदभाव के। तो देखिए, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि टू इन्फोर्स दिस रूल ऑफ लॉ वी हैव द जुडिशियल सिस्टम। सपोज मान लीजिए किसी भी इंसान के राइट्स जो हैं वो वॉयलेट किए जा रहे हैं, तो हमारे पास पूरा एक जुडिशियल सिस्टम है। ठीक है, तो हमारे सिटीजन्स वहां पर अप्रोच कर सकते हैं, हम लोग सीधा कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि एज एन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट जुडिशरी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन डेमोक्रेसी में। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या है, क्या कोई कनेक्शंस है हमारे हमारे जो एरियाज में कोर्ट हैं और जो सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। तो इस चैप्टर में बड़े सारे आपको जुडिशरी से रिलेटेड आंसर्स, आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देखने को मिलेंगे और जुडिशरी के बारे में आप बहुत कुछ जान पाओगे कि क्यों जुडिशरी इतना इंपॉर्टेंट है हमारे देश में। आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ द जुडिशरी। जुडिशरी का रोल क्या है, जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका, यानी कि कोर्ट्स, कोर्ट्स का क्या रोल है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि चैप्टर आपका वन शॉट में पूरा हो जाए। ठीक है, और जो जो इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी मैं बीच में आपको बताती चली जाऊंगी। जैसे कि पहला क्वेश्चन ही आपका बन जाता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द जुडिशरी। सीधा एग्जामिनर्स आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब क्या रोल है, देखिए, कोर्ट टेक डिसीजन वेरी लार्ज नंबर ऑफ द इश्यूज। डेली हम देखते हैं अपने न्यूज़पेपर्स में, हमारे जो कोर्ट्स हैं वो बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, अलग अलग इश्यूज पे लेते हैं। दे कैन डिसाइड दैट नो टीचर कैन बीट अ स्टूडेंट, है ना। ये ही डिसाइड, कोर्ट ही डिसाइड करते हैं कि कोई भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको टीचर्स के द्वारा ना पीटा जाए। और अगर स्टेट्स के बीच में लड़ाई होती है रिवर्स वाटर को लेकर के या किसी भी चीज को लेकर के, तो उसका रिवर वाटर की शेयरिंग किस तरीके से की जाए। और अगर इंसान, हमारे देश के अंदर जो लोग हैं, अगर वो पर्टिकुलर क्राइम करते हैं, मान लीजिए चोरी करते हैं, या फिर थेफ्ट करते हैं, रेप केसेस होते हैं, बड़े सारे हैं ना, जैसे एक्सीडेंट केसेस हैं, तो उनमें हम किस तरीके से उन्हें पनिश किया जाता है। तो ब्रॉडली स्पीकिंग, जो जुडिशरी के द्वारा जो काम किया जा रहा है ना, उसे हम डिवाइड कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट हमारा आता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन।
डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, डिस्प्यूट का मतलब होता है लड़ाई झगड़ों का रेजोल्यूशन करना, डिस्प्यूट्स का रेजोल्यूशन। द जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन द सिटीजंस। भारत में जो भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, देखिए डिस्प्यूट किन किन के बीच में हो सकते हैं, लोगों के बीच में हो सकते हैं, सिटीजन्स के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में भी हो सकते हैं, फिर दो गवर्नमेंट आपस में, दो गवर्नमेंट्स के बीच में भी हो सकते हैं। सपोज मान लीजिए दिल्ली गवर्नमेंट और पंजाब स्टेट गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, एक तरफ आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, और दूसरी तरफ आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, अगर उनके बीच में जो भी डिस्प्यूट हो रहे हैं तो उनको रिजोल्व करना जो है वो हमारी जुडिशरी का वर्क है, ठीक है, ड्यूटी है। तो फर्स्ट में आप क्या लेंगे, फर्स्ट हम जो ब्रॉडली हम डिवाइड करें जुडिशरी के कामों को, तो फर्स्ट है हमारा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, है ना, लड़ाई झगड़ों का निपटारा करना, जो कि लोगों के बीच में हो रहे हैं, जो कि सरकारों के बीच में हो रहे हैं, या दो स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में हो रहे हैं, या फिर एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके बीच में हो रहे हैं। दूसरा काम जो होता है वो होता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि जो भी लॉज बनाए गए हैं लेजिस्लेचर के द्वारा और जो भी लॉज एग्जीक्यूटिव के द्वारा इम्प्लीमेंट किए गए हैं, अगर वो लॉज जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हैं, जनता के कल्याण के अगेंस्ट है, जनता की राइट्स के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो वहां पर हमारी जो जुडिशरी है उन लॉस को जीरो घोषित कर सकती है, क्योंकि उन्होंने लोगों के राइट्स को वॉयलेट किया है, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट किया है। तो फाइनल इंटरप्रेटर का मतलब होता है फाइनली जो जो फाइनल इंटरप्रेटर होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करी जाएगी, तो हमारे कोर्ट से व्याख्या कर सकते हैं, स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट इन द हाई कोर्ट्स, ठीक है। तो एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी के पास एक पावर है कि जो भी लॉज बनाए गए हैं पार्लियामेंट्स के द्वारा, जो कि जनता के लिए सही नहीं है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट कर रहे हैं, तो उन लॉस को जीरो, नल एंड वॉइड घोषित किया जा सकता है। इस वाली पावर को जुडिशरी की हम जुडिशियल रिव्यू के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आता है व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू, आपसे सीधा सीधा पूछ लेंगे वो लोग। तीसरा है आपका अपहोल्डिंग द लॉज एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, लेकिन अगर फंडामेंटल राइट्स होते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कौन से होते हैं, जो कि किसी भी इंडिविजुअल को उसकी फुली डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो डेवलपमेंट उसकी मेंटली हो, मेटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट हो, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिकली डेवलपमेंट हो, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, तो फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है मौलिक अधिकार, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड में दिए गए हैं और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट्स। अगर फंडामेंटल राइट्स हमारी सरकार के द्वारा इन्फ्रिंज किए जाते हैं, वॉयलेट किए जाते हैं या छीने जाते हैं, तो वी हैव, हमारे पास सीधा राइट है, वी हैव द राइट टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। देखिए एक बात देखिए, ऑर्डिनरी लॉज जो होते हैं अगर वो वॉयलेट किए जाते हैं, ठीक है, किसी के भी द्वारा, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट पर्सन और द गवर्नमेंट, तो लोग सीधा पहले जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं सबसे नीचे हम वहीं पे जाते हैं, फिर अगर वो डिसीजन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के डिसीजन हमारे अगेंस्ट है तो फिर हम हाई कोर्ट पे जाते हैं, अगर हाई कोर्ट का डिसीजन हमारे अगेंस्ट जाता है तो हम फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज नोटिस कीजिएगा, जब भी फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं, वॉयलेट होते हैं, तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड जो चीज बोली जा रही है वो ये बोली जा रही है, अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग द फंडामेंटल राइट। इट मीन्स दैट एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अगर उसे ऐसा लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट किया गया है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने क्लास 7th की बुक में चैप्टर पढ़ा होगा हाकिम शेख का, है ना, एक एग्रीकल्चर लेबरर्स थे। एग्रीकल्चर लेबरर्स का मतलब होता है दूसरों की फील्ड में जाकर के काम करना, अपनी जमीन नहीं है दूसरों की जमीनों पे जाके काम करना, जो कि हु फेल फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन, उन्होंने रनिंग ट्रेन जैसे चल रही थी ट्रेन, उससे वो गिर गए थे एंड उनको चोट लग गई थी और उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स्ट हो गई थी, क्योंकि सेवरल हॉस्पिटल्स, काफी सारे हॉस्पिटल्स ने उनका इलाज करने से, उन्हें एडमिट करने से मना कर दिया गया। अब ऑन हियरिंग दिस केस, जब इस केस को सुना गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट्स है, हमारे फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल जो बताए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, देखिए 12 से लेकर के 35 तक बताए गए हैं, उनमें फंडामेंटल राइट जो 21 है, राइट टू लाइफ का अधिकार है, उसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि हर एक सिटीजन जो है उसके फंडामेंटल राइट है कि उसको जीवन जीने का अधिकार दिया जाए, और जीवन जीने के अधिकार में राइट टू हेल्थ भी आता है। अगर इंजर्ड है मतलब उपचार पाने का अधिकार भी हमारा फंडामेंटल राइट्स है, और यहाँ पर उनके फंडामेंटल राइट्स का हाकिम शेख का इन्फ्रेंच किया गया था, है ना। तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में क्या डिसीजन दिया गया, इट देयरफॉर डायरेक्टेड द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया गया टू पे हिम कॉम्पनसेशन
for the loss suffered as well as to come up with the blueprint of the primary health care with particular reference to treatment of patients during an emergency. emergency में कोई भी हॉस्पिटल किसी भी पेशेंट को लेने से मना नहीं कर सकता। ठीक है, ये इसी केस के बाद से आया था। पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, देखिए अभी हमने मोटे तौर पे जो है वो 3 चीजों के बारे में पढ़ा कि जुडिशरी का एक तरीके से जुरिस्डिक्शन पढ़ रहे हैं, अधिकार क्षेत्र हम पढ़ रहे हैं कि किन किन जगहों पर हमारी जो जुडिशरी है वो सुनवाई करती है। ठीक है, और जैसे कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हमने जैसे पढ़ा कि लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, है ना, तो जब हम कोर्ट जा सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में आपस में होता है, किसी भी मुद्दे को लेकर के हो सकता है। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो कोर्ट जा सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं तो वी कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। जुडिशियल रिव्यू में हमने पढ़ा कि अगर कोई भी लॉज बनाए जाते हैं लेजिस्लेचर के द्वारा, एग्जीक्यूटिव की तरह इंप्लीमेंट किए जाते हैं, और अगर वो जनता के कल्याण के लिए नहीं है या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाते हैं, तो उन्हें हमारी जुडिशरी के द्वारा उन्हें नल एंड वॉइड जीरो घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो 3 पॉइंट हमने पढ़े। देखिए आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज, देखिए ये टेबल आप अपने आप भरिएगा क्योंकि ये टेबल जो है वो ऊपर से रिलेटेड है, जो भी हमने 3 पॉइंट्स पढ़े हैं ये वाले। ठीक है ना, ये वाले हमने जुडिशरी के रोल को जो डिवाइड करे हमने कि क्या क्या काम वो करती है जुडिशरी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप ये भरिएगा। चलिए, व्हाट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी से आपका मतलब क्या होता है। देखिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब होता है कि हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट इट मींस दैट कोई भी डिसीजन देने के लिए बिल्कुल फ्री है, वो उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होगा। और इंडिपेंडेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इसीलिए ही रखा गया है ताकि जो भी वो डिसीजन दे बिना किसी डरे, बिना किसी के दबाव में आए बिना दे सके, और जो डिसीजन दे वो बिल्कुल ही बिना भेदभाव के होना चाहिए, है ना, बिल्कुल सही होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। उसमें किसी भी तरीके की ऐसा डिसीजन ना हो जो कि बायस हो, जो कि भेदभाव से भरा हो। भेदभाव से भरा हुआ कब हो सकता था, अगर हमारी जुडिशरी जो है वो किसी के कंट्रोल में चलती, किसी के दबाव में चलती। लेकिन यहाँ पर तो जुडिशरी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बिल्कुल इंडिपेंडेंट बनाया गया है, इसलिए वो बिना डरे, ठीक है, अपने डिसीजन लेते हैं। दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो कि जरूरी भी है। देखिए इमेजिन कीजिए एक सिचुएशन जहाँ पे एक पावरफुल पॉलिटिशियंस है, और पावरफुल पॉलिटिशियंस जो है, देखिए उनके पास तो पावर होती है जब वो पॉलिटिशियंस बनते हैं तो। और मान लीजिए उन्होंने क्या करा है, उन्होंने इंक्रोच ऑन लैंड बिलोंगिंग टू योर फैमिली, आपकी फैमिली से रिलेटेड कोई लैंड थी और उन्होंने इस पे कब्जा कर लिया है। और विद इन दिस जुडिशियल सिस्टम द पॉलिटिशियन हैज द पावर टू अपॉइंट एंड डिसमिस अ जज। मान लीजिए अगर हमारे जुडिशियल सिस्टम में ऐसा होता, ऐसा नहीं है लेकिन मान लीजिए, सपोज कीजिए, विद इन दिस जुडिशियल सिस्टम द पॉलिटिशियन जो है अगर उसके पास ये पावर होती कि वो जजेस को अपॉइंट कर सके या उनको उनकी पोस्ट से हटा सके, तो कोई भी जज जो थे, है ना, बिना कोई भी जज जो थे वो, भाई उन्हें उन्हें तो ये लगता है कि अगर हमने ये वाला डिसीजन इस पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट दे दिया तो हमें तो हटा दिया जाएगा। तो जो भी वो डिसीजन लेते वो तो इंडिपेंडेंटली ले ही नहीं पाते ना फिर, इसलिए हमारी जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा गया है। व्हेन यू टेक दिस केस टू कोर्ट, मान लीजिए इस केस को, मान लीजिए आप इस वाले केस को कोर्ट लेके जाते और वहां पर जो जज सुनवाई कर रहे हैं, अगर उन्हें पता होता है कि किसी भी पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट मेरे सामने केस आया है और उस पॉलिटिशियन के पास ये राइट है कि वो मुझे अपॉइंट कर सकता है या मुझे वो डिसमिस कर सकता है मेरी पोस्ट से, ऑफिस से, तो ये पूरे चांसेस थे कि वो डिसीजन पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट देते ही नहीं। तो इसी चीज को खत्म करने के लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी जुडिशरी को उन्होंने बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखा है। ठीक है, तो इसी को इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहते हैं, ताकि कोर्ट के सामने जो भी आए, है ना, तो कोर्ट को कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ कोर्ट को क्या दिखता है कि उनको सिर्फ न्याय करना है। आपने देखा भी होगा, है ना, जज की हमारी जो स्टैचू, जो हमारी न्याय की देवी हैं, उन्होंने आपने देखा होगा कि आंखों पे एक पट्टी सी बांध रखी है और हाथ में उनके तराजू है, बैलेंस है। क्यों है कि मेरे सामने कोई भी है, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, चाहे वो प्रोमिनेंट देश की कोई बहुत बड़ी हस्ती है, या सिंपल ऑर्डिनरी पर्सन है, मैं न्याय सबके साथ एक जैसा करूंगी। मेरे सामने कोई भी है, मैं किसी को नहीं देख रही हूँ, जस्ट मैं न्याय करूंगी। ठीक है, तो हमारी जो जुडिशरी है उसे बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट रखा गया है, वो इसी कारण से रखा गया है। ठीक है, देखिए सेकंड में क्या बोल रहे हैं, द कंट्रोल दैट द पॉलिटिशियंस होल्ड ओवर द जज डज नॉट अलाउ फॉर द जज टू टेक एन इंडिपेंडेंट डिसीजन। जैसे मैंने बोला आपको कि जो कोर्ट है दैट द पॉलिटिशियंस होल्ड्स ओवर द जजेस, अगर पॉलिटिशियंस जजेस के ऊपर अपना कंट्रोल रखता
तो जो जज हैं वो इंडिपेंडेंट डिसीजन दे ही नहीं पाते। तो इससे क्या होता, दिस लैक ऑफ इंडिपेंडेंस वुड फोर्स द जज टू मेक ऑल द जजमेंट इन फेवर ऑफ द पॉलिटिशियन। उसके कारण क्या होता, जज जो हैं वो डिसीजन जो है वो पॉलिटिशियंस के फेवर में ही देते। तो ये एक तरीके की इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं होती और इसमें पूर्णतः न्याय नहीं मिल पाता। न्याय मिले देश के लोगों को, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा है। ठीक है। Although we often hear of rich and powerful people in India trying to influence the judicial process, the Indian Constitution protect against this kind of situation by providing for the independency of judiciary. यद्यपि कभी सुनने में आता है जैसे रिच और पावरफुल लोग जो हैं वो कोशिश जरूर करते हैं जुडिशियल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने की, है ना, लेकिन कर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारे पास जो जुडिशरी है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। समझे? इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्यों जरूरी है किसी भी देश के लिए, और इंडिया में तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी बिल्कुल ही है। ठीक है। वन एस्पेक्ट ऑफ दिस इंडिपेंडेंस इज द सेपरेशन ऑफ पावर। देखिए कैसे हमें पता लगता है कि हमारी जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है। आपने चैप्टर 1 में ही पढ़ा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का मेन फीचर है सेपरेशन ऑफ पावर। हमारे यहाँ पावर को सेपरेट कर दिए गए हैं विभिन्न अलग अलग ऑर्गन्स में। गवर्नमेंट में 3 ऑर्गन्स हमारे पास होते हैं, वो है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या काम करती है? लॉ मेकिंग का काम करती है, कानून बनाने का काम करती है। वहीं आपकी एग्जीक्यूटिव जो है वो कानूनों को लागू करने का काम करती है, और जुडिशरी का काम है जो कानून लागू किए गए हैं और जो कानून बनाए गए हैं उन कानूनों को देखना कि वाकई में वो जनता के हित के लिए है, वेलफेयर के लिए है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है तो चलने दीजिए, नहीं है तो जीरो, नल एंड वॉइड घोषित किए जा सकते हैं। ठीक है। देखिए आगे क्या कह रहे हैं। What this means here is that other branches of the government, देखिए जो मैंने आपको बताया अभी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, है ना, तो वो कैनॉट इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ द जुडिशरी। कोई भी एक दूसरे के काम में इंटरफेयर कर ही नहीं सकता है। इवन अगर जुडिशरी भी कुछ लॉज को नल, जीरो, वॉइड, मतलब बिल्कुल ही कि नहीं चलेंगे अब ये लोग घोषित भी कर रही है ना, तो लेकिन जुडिशरी कानून बनाएगी नहीं, कानूनों को लागू नहीं करेगी। वो लेजिस्लेचर को ही बोलेगी कानून बनाने के लिए, एग्जीक्यूटिव को ही बोला जाएगा कानूनों को लागू करने के लिए। कोई एक दूसरे के कामों में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। लेकिन देखिए एक दूसरे के कामों में इंटरफेरेंस भी नहीं किया जा रहा है, और एक दूसरे को एक तरीके से एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल भी है ना। तो द कोर्ट आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट। हमारी जो कोर्ट्स है, हमारी जुडिशरी गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है, और इसीलिए इंडिपेंडेंटली काम करती हैं, उनके बिहाफ में काम नहीं करती हैं। तो फॉर द अबव सेपरेशन वर्क वेल, हमारे देश में सेपरेशन बहुत जो काम का सेपरेशन किया गया है ना, कि लेजिस्लेचर का काम कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम लागू करना, एंड जुडिशरी का काम ये देखना कि कौन से कानून सही है नहीं है, बहुत ही मतलब एक बहुत बढ़िया तरीके से किया गया है। तो फॉर द अबव सेपरेशन टू वर्क वेल, ताकि और ये जो सेपरेशन है वो अच्छे से काम करे, इट इज ऑल्सो क्रूशियल दैट ऑल द जजेस जो है हाई कोर्ट के एंड सुप्रीम कोर्ट के आर अपॉइंटेड विद वेरी लिटिल इंटरफेरेंस फ्रॉम दिस अदर ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए अपॉइंटमेंट तो जो होती है वो पार्लियामेंट के द्वारा होती है। ठीक है, जजेस के जो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट के अलावा और कोई जो काम है ना वो हमारी पार्लियामेंट नहीं कर सकती। और अगर जो जजेस को हटाने का भी काम है उसके लिए भी हमारे पास एक लॉन्ग प्रोसीजर है। ठीक है, और उस प्रोसीजर को फॉलो करना बहुत ही टफ प्रोसीजर है वो। ठीक है, तो उन्हें आसानी से हटाया भी नहीं जा सकता है। तो हाथ का खिलौना नहीं बनाया गया है, सरकार के हाथों का खिलौना नहीं है कि जुडिशरीज के जो जजेस हैं उन्हें अपॉइंट किया जा सके, हटाया जा सके बार बार। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जजेस को यानी कि हमारी जुडिशरी को बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखा है, ताकि वो इंडिपेंडेंटली जो है वो डिसीजन दे सके। ठीक है, और वंस अपॉइंटेड टू दिस ऑफिस इट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव द जज। सब सेम चीज देखिए मैंने आपको बताई ना कि एक बार अपॉइंट कर जाते हैं, जजेस को कर दिया जाता है, तो उन्हें हटाना बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अगर डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। It is the independence of the judiciary that allow the court to play a central role in ensuring that there is no misuse of power by the legislature and the executive. तो इंडिपेंडेंट जो हमारी जुडिशरी जो इंडिपेंडेंट है ना, वो ये अलाउ करती है कोर्ट को कि सेंट्रल रोल एक तरीके से कि भाई जो काम दिया गया लॉ बनाने का, लोगों के लिए जो लॉ बने, लोगों के लिए बने, लोगों के वेलफेयर के लिए बने, लोगों के राइट्स को छीनने के लिए लॉ ना बने। जो भी लॉ बन रहे हैं जिन्हें एग्जीक्यूट किया जा रहा है, जिन्हें इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है, तो जो लागू किए जा रहे हैं वो ऐसे लॉज ना हो जो कि जनता के अधिकारों को छीनते हो। और दिस इज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपके जुडिशरी की है। इट बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जुडिशरी टू सी
whether the laws are made by the legislature or implemented by the executive, देखना कि सही है या नहीं है। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट रोल जुडिशरी हमारे देश में प्ले कर रही है। साथ ही साथ इट ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, फंडामेंटल राइट जो सिटीजन्स के हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम भी हमारी जुडिशरी कर रही है। बिकॉज एनीवन कैन अप्रोच, कोई भी इंसान, फंडामेंटल राइट्स अगर इन्फ्रिंज होते हैं तो सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नॉक कर सकते हैं। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी हमसे क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्स इन इंडिया। इंडिया में स्ट्रक्चर्स क्या है कोर्ट का। देखिए, आप जिस भी स्टेट्स में रह रहे हैं, जिस भी पार्ट में रह रहे हैं, आपने कोर्ट्स जरूर देखे होंगे, है ना। तो कोर्ट्स का स्ट्रक्चर देखिए, हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हमारे जो कोर्ट्स होते हैं, आप इस पिरामिड को भरेंगे तो सबसे पहले आप नीचे सबसे कोर्ट लिखेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो हमारे सबसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आते हैं। उसके बाद हमारे होते हैं हाई कोर्ट्स, हर एक स्टेट में अपना हाई कोर्ट होता है, और कभी कभी दो स्टेट जो हैं वो एक हाई कोर्ट को शेयर करते हैं, और कभी कभी तो हमारी जो 7 सिस्टर्स हैं, ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, है ना, ये वाले जो स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर्स जिन्हें हम कहते हैं, वो एक ही कोर्ट जो है, असम हाई कोर्ट जो कि गुवाहाटी हाई कोर्ट से है, उनको शेयर करते हैं। तो सबसे पहले आप नीचे लिखेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेकंड नंबर पे लिखेंगे हाई कोर्ट, और पूरे देश का एक सबसे बड़ा कोर्ट है जिसे हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। और देखिए, मान लीजिए आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं और कोई भी जो डिसीजन है वो अगर आपके फेवर में नहीं आता है, आपके अगेंस्ट आता है, और आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ तो न्याय नहीं हुआ, है ना, तो आप सीधा हाई कोर्ट जा सकते हैं अपने स्टेट के। और अगर आप हाई कोर्ट जा रहे हैं, हाई कोर्ट ने भी आपके अगेंस्ट डिसीजन दिया है, ठीक है, तो फिर आपको लगता है नहीं, यहाँ पे भी मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जब आप जाते हैं तो उसमें अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने आपके फेवर में डिसीजन दिया, तो जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डिसीजन दिया है, उस डिसीजन को माना नहीं जाएगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन होंगे वो बाउंड होंगे इन कोर्ट्स के ऊपर भी, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के ऊपर भी। चलिए देखते हैं, अभी मैंने आपको थोड़ा सा रेंडमली समझाया। ठीक है, अभी देखते हैं व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट इन इंडिया, जो कि आपकी बुक्स में लिखा हुआ है। देयर आर 3 डिफरेंट लेवल ऑफ द कोर्ट्स इन द कंट्री, 3 अलग अलग लेवल्स की कोर्ट है हमारी कंट्री में। देयर आर द सेवरल कोर्ट्स एट द लोअर लेवल व्हाइल देयर इज ओनली वन एट द एपेक्स लेवल। एपेक्स लेवल कहते हैं जो आपका सबसे अबव लेवल होता है, सबसे ऊपर वाला लेवल होता है ना। लोअर लेवल पे तो हमारे पास सेवरल कोर्ट्स हैं, है ना, और जो एपेक्स लेवल पे, सबसे ऊपर लेवल पे, पूरे देश का एक ही कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, जो कि न्यू दिल्ली में है। द कोर्ट्स एज मोस्ट पीपल इंटरेक्ट विद आर व्हाट, देखिए आमतौर पे जो लोग सबसे ज्यादा जो इंटरेक्ट होते हैं आमतौर पर, वो सबॉर्डिनेट कोर्ट, जिन्हें हम सबॉर्डिनेट कोर्ट को ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। और दीज आर यूजली एट द डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, इन्हें हम तहसील लेवल पे भी कह सकते हैं, तहसीलदार के कोर्ट्स। एंड दे हियर मैनी काइंड्स ऑफ केसेस, अलग अलग तरीके के केसेस सुनते हैं। हर एक स्टेट को डिवाइड करा गया है डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट्स दैट आर प्रिसाइडेड ओवर बाय द डिस्ट्रिक्ट जजेस, और उनको एक जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, वहां पर आपके डिस्ट्रिक्ट जजेस भी दिए गए हैं। हर एक स्टेट का अपना हाई कोर्ट होता है, जो कि उस स्टेट का सबसे हाईएस्ट कोर्ट माना जाता है। और सबसे टॉप लेवल पर तो देश में सिर्फ एकमात्र कोर्ट है, और वो है सुप्रीम कोर्ट, जो कि न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। और यहाँ पर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है इस कोर्ट को प्रिजाइड करते हैं। और भी जस्टिस होते हैं, है ना, लेकिन मेन चीफ जस्टिस भी यहीं पर ही होते हैं सबसे। तो द डिसीजन मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, वही चीज देखिए, जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट दे रहे हैं, वो जितने भी हमारे कोर्ट्स हैं उनके ऊपर बाइंड होते हैं, बाउंड होते हैं, कि जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो डिसीजन हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को मानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए आगे, देखिए क्या कहते हैं। आर दिस डिफरेंट लेवल ऑफ द कोर्ट्स कनेक्टेड टू ईच अदर, क्या ये जो डिफरेंट लेवल के अभी हमने कोर्ट पढ़े हैं, जैसे नीचे डिस्ट्रिक्ट हमने कोर्ट पढ़ा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर हमने पढ़ा है सेकंड नंबर पर हाई कोर्ट्स, है ना, और नंबर सबसे ऊपर पढ़ा है हमने अपेक्स कोर्ट, जो कि टॉप लेवल पर है हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है। तो इसमें हमसे बोला जा रहा है कि क्या इनमें कुछ कनेक्शंस भी है, क्या कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ में। यस, दे आर कनेक्टेड है। इंडिया में वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, इंटीग्रेटेड एक दूसरे से जुड़ा हुआ सिस्टम है, मीनिंग दैट द डिसीजन मेड बाय द हाई कोर्ट्स, जो भी हाई कोर्ट डिसीजन देंगे वो लोअर कोर्ट्स को मानने पड़ेंगे। इट मीन्स दैट हाई कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दिया तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है उनके ऊपर बाउंड हो जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो हाई कोर्ट्स के ऊपर बाउंड हो जाएंगे। इट मीन्स
हमारे सबसे ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हाई कोर्ट को भी मानना पड़ेगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट्स को भी मानना पड़ेगा। Another way to understand this integration is through the appellate system in that exists in India. देखिए appellate system के बारे में पढ़ते हैं, अपील करना पड़ते हैं। appellate system का मतलब होता है अपील करना। देखिए मान लीजिए आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं किसी भी केस के सिलसिले में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आपके अगेंस्ट डिसीजन दिया, तब फिर आप अपील करते हैं हाई कोर्ट में, इसी को ही बोला जाता है अपीलेट सिस्टम। ठीक है, तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि व्हाट इज, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द अपीलेट सिस्टम दैट एग्जिस्ट इन इंडिया। इट मींस दैट मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है उसने आपके अगेंस्ट कोई डिसीजन दिया, तो आप सीधा कहाँ अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। एंड इफ हाई कोर्ट जो है वो आपके अगेंस्ट डिसीजन देते हैं तो आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो ये अपीलेट जुरिसडिक्शन कहलाता है। दिस मीन्स दैट अ पर्सन कैन अपील टू हायर कोर्ट इफ दे बिलीव दैट द जजमेंट जो भी पास की गई है लोअर कोर्ट के द्वारा वो जस्ट नहीं है, उसके अकॉर्डिंग नहीं है, उस इंसान के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, एक केस पढ़ते हैं, चलिए यहाँ पर एक केस हिस्ट्री दे रखी है आपको, देखिए। Let us understand what we mean by the appellate system by tracking a case. State Delhi administration versus Lakshman Kumar and others 1985 का आपका केस है, and from the lower court to the Supreme Court। देखिए लोअर कोर्ट में पहले सुनवाई होती है, उसके बाद उसकी सुनवाई हाई कोर्ट में होती है और फिर उसकी सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में होती है। एप्लेट जुरिडिक्शन में ऐसे ही होता है, अपील पे अपील हम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अगेंस्ट अपील कर रहे हैं हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के अगेंस्ट अपील कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते हैं। वो कुछ ही रेयर केसेस होते हैं, जैसे हम प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं, तो अभी वो आपके पास नहीं है केस में, अभी हम इतना ही पढ़ते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन विल बी बाइंड टू द हायर कोर्ट एंड टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना केस करते हैं। इन February 1980 लक्ष्मण कुमार मैरिड 20 years old Sudha Goyal and they lived in a flat in Delhi with Lakshman's brother and their families. फरवरी की बात है, देखिए 1980 में लक्ष्मण कुमार की शादी होती है 20 साल की लड़की सुधा गोयल से, और वो कहाँ रह रहे हैं, दिल्ली में एक फ्लैट में रह रहे हैं, और लक्ष्मण कुमार के साथ में रह रहे हैं लक्ष्मण के भाई और उनकी फैमिलीज। 2 दिसंबर 1980 को शादी होती है फरवरी में, देखिए, और 2 दिसंबर 1980 को का सुधा डाइड इन द हॉस्पिटल। ठीक है, सुधा जो है वो हॉस्पिटल में मर जाती हैं, और ड्यू टू बर्न्स, ड्यू टू बर्न्स का मतलब होता है कि रिपोर्ट आई कि वो जल गई हैं। ठीक है, और जलने से उनकी मृत्यु हो गई। हर फैमिली फाइल्ड अ केस इन द कोर्ट। अब सुधा गोयल की फैमिली जो है वो कोर्ट में केस फाइल करती हैं, सीधा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। व्हेन दिस केस वाज हर्ड इन द ट्रायल कोर्ट, ट्रायल कोर्ट आल्सो कॉल्ड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। व्हेन दिस केस वाज हर्ड इन ट्रायल कोर्ट, ट्रायल कोर्ट 4 जो नेबर्स होते हैं, सुधा गोयल के जो नेबर्स होते हैं, 4 नेबर्स जो होते हैं, वो इस केस के विटनेस बनते हैं। उन्होंने बताया, दे स्टेटेड दैट ऑन द नाइट दिसंबर 1 की रात में क्या होता है, दे हैड हर्ड सुधा स्क्रीम्स, उन्होंने सुधा के रोने की आवाजें सुनी, चिल्लाने की आवाजें सुनी, एंड हैड फोर्स देयर वे इनटू द लक्ष्मण फ्लैट। तो इस चीज को सुन करके वो लोग लक्ष्मण के फ्लैट में जाते हैं, एंड देन दे सॉ, उन्होंने क्या देखा, सुधा स्टैंडिंग विद हर सारी इन फ्लेम्स, सुधा की साड़ी में आग लगी पड़ी है, एंड दे एक्सटिंग्विश द फायर, सुधा वो बचाने की कोशिश करते हैं, आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। सुधा के ऊपर गनी बैग्स जो होते हैं, जो पहले बोरे चलते थे ब्राउन कलर के होते थे ना, बड़े थोड़े से हैवी हैवी से, तो गनी बैग डालने की कोशिश करते हैं और ब्लैंकेट डालने की कोशिश करते हैं, आग बुझाने की कोशिश करते हैं। सुधा की जो मदर इन लॉ थी वो बताती हैं, जिनका नाम था शकुंतला, वो बताती हैं कि सुधा जो है, सुधा टोल्ड देम, सुधा ने उन्हें बताया कि उनकी जो मदर है शकुंतला, उन्होंने उसके ऊपर केरोसिन ऑयल डाला। ठीक है, और उसका जो हस्बैंड था लक्ष्मण, उसने आग लगाई। ठीक है, तो मतलब कितने दुख की बात है इस तरीके से जो किया गया। तो देखिए ड्यूरिंग द ट्रायल, अब ट्रायल चलता है, मेंबर्स जो है सुधा की फैमिली के एंड नेबर्स, जो सुधा की फैमिली के मेंबर्स हैं और जो नेबर्स हैं, वो स्टेटेड, वो ये स्टेट करते हैं, वो ये बोलते हैं कि सुधा हैड बीन सब्जेक्टेड टू, सुधा को बार बार टॉर्चर किया जाता था उनके इन लॉस के द्वारा, उनके सास के द्वारा, उनके हस्बैंड के द्वारा, कि वो लोग और ज्यादा डिमांड कर रहे हैं दहेज की, और दहेज में क्या, और ज्यादा कैश लेके आओ अपने घर से, स्कूटर दो, फ्रिज दो, जब उनका पहला बच्चा जो है वो हुआ, सुधा का पहला जो बच्चा हुआ, एज पार्ट ऑफ देयर डिफेंस। लेकिन जब ये एलिगेशंस लगाए गए तो लक्ष्मण और उसकी मम्मी ने ये बोला
कि सुधा की जो साड़ी है उसमें एक्सीडेंटली आग लगी है। ठीक है, हमने कोई केरोसिन ऑयल नहीं डाला उसके ऊपर, वो एक्सीडेंटली बच्चे के लिए दूध गर्म कर रही थी और उससे उनकी आग लग गई इनकी साड़ी में। तो ऑन द बेसिस ऑफ ये एविडेंस जो भी पेश किए गए, है ना, सुधा की फैमिली के द्वारा और लक्ष्मण की फैमिली के द्वारा, और जो भी विटनेसेस किए गया, है ना, तो जो ट्रायल कोर्ट है उन्होंने बोला भाई द ट्रायल कोर्ट कन्विक्टेड लक्ष्मण और इस मदर शकुंतला को, है ना, और साथ ही साथ ब्रदर इन लॉ, ठीक है, जो सुधा के ब्रदर इन लॉ थे सुभाष चंद्रा को, इनको बोल दिया गया भैया आप पर सीधा सीधा दहेज 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 के आरोप में आपने एक लड़की को मार दिया, है ना। तो सुधा गोयल की डेथ होती है और आप तीनों को जो है डेथ की सजा दी जाती है। तो ये वाला जो केस है, देखिए ये ट्रायल कोर्ट में सुना गया पहले, और ट्रायल कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया कि सुभाष चंद्र जो कि सुधा के देवर थे, शकुंतला जी या शकुंतला देवी जो कि कौन थी, सास थी, और लक्ष्मण जो कि हस्बैंड था, इन तीनों के अगेंस्ट डिसीजन दिया गया कि डेथ सेंटेंस दिया गया, कि तीनों पर जो मुकदमा था उससे ये प्रूफ होता है कि इन तीनों ने सुधा को जलाने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि उसको जला भी दिया, उसको मार भी दिया। ठीक है, अब देखिए नवंबर में क्या हुआ। नवंबर 1983 में जो द थ्री एक्यूज तीनों के तीनों जो हैं वेंट टू द हाई कोर्ट। अब वो अपील करने पहुंच रहे हैं, हमने भी पढ़ा ना कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अगेंस्ट अपील की जा सकती है। तो कहाँ गए, हाई कोर्ट में गए। उनको लगा भाई हमारे अगेंस्ट तो गलत डिसीजन दिया गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा, है ना, जो भी वर्डिक्ट वर्डिक्ट मतलब होता है डिसीजन देना, निर्णय देना। तो द हाई कोर्ट जो है, जब उन्होंने सारी चीजों को देखा, सब आर्ग्यूमेंट्स को देखा, लॉयर्स के आर्ग्यूमेंट्स को देखा, एविडेंस को देखा, विटनेसेस को देखा, तो उन्होंने कहा कि सुधा की साड़ी में जो आग है वो एक्सीडेंटली लगी है, और तीनों में से किसी का कोई भी मतलब रोल नहीं है, ना लक्ष्मण का, ना शकुंतला का, ना सुभाष चंद्र का, और तीनों को एक्विटेड कर दिया गया, बरी कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो डिसीजन था किसके फेवर में आया, लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र के फेवर में आया। किसके अगेंस्ट आया, एक तरीके से सुधा और सुधा की फैमिली के अगेंस्ट आया। अब अपील कौन करेगा, अब अपील करने की, अब अपील कौन करेगा, अपील करेंगे सुधा की फैमिली के लोग। ठीक है, क्योंकि ये डिसीजन उनके फेवर में नहीं, उनके अगेंस्ट है। तो यू मे रिमेम्बर द फोटो एस्से ऑन द विमेन्स मूवमेंट द क्लास 7th बुक, आपने पढ़ा होगा। विमेन्स ने कई मूवमेंट करे हैं भारत में। बहुत, अगर आप देखेंगे ना न्यूज़पेपर्स उठा के देखेंगे 1990s के 80 के, डेली कोई ना कोई ऐसी खबर जरूर आती थी कि डोरी की वजह से डेथ होती थी, जो कि कितना गलत है ना। दहेज के पीछे लड़कियों को, औरतों को जिंदा जला दिया जाता था, शर्म आनी चाहिए। देखिए, ऐसे लॉस के अगेंस्ट, इन 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 चीजों के अगेंस्ट हम सभी को खड़े होना चाहिए। ठीक है ना। तो यू रेड अबाउट हाउ इन 1980s में विमेन्स ग्रुप जो थे उन्होंने पूरी कंट्री में बोला था, इसके अगेंस्ट बोला था, डाउरी डेथ के अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था, अगेंस्ट द फेलियर ऑफ द कोर्ट टू ब्रिंग दिस केस टू द जस्टिस। मतलब छोड़ दिया जाता है लोगों को, एविडेंस नहीं होते हैं, विटनेस नहीं होते हैं, और लड़की जो कि जिंदा जल के मर भी जाती है ना, वेरी रॉन्ग। तो द अबव हाई कोर्ट जजमेंट जो थी उसने विमेन्स को बड़ा ट्रबल करा, एंड उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन करा कि द डिसीजन इज नॉट गुड गिवन बाय द हाई कोर्ट एक्चुअली, है ना। तो दे हैड डेमोन्स्ट्रेशन एंड फाइल्ड अ सेपरेट अपील अगेंस्ट दिस हाई कोर्ट डिसीजन इन सुप्रीम कोर्ट। तो जो इतने सारे लोग थे, ठीक है, अपील करते हैं, कहाँ करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में करते हैं। और किसके द्वारा की गई, विमेन्स लॉयर के द्वारा, इंडियन फेडरेशन ऑफ विमेन्स लॉयर के द्वारा, कि द डिसीजन वाज गिवन बाय द हाई कोर्ट इज नॉट करेक्ट वन एक्चुअली, एंड दे अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। अपीलेट जुरिसडिक्शन समझ में आ रहा है। अपीलेट जुरिसडिक्शन का मतलब होता है अगर कोई भी डिसीजन किसी के अगेंस्ट दिया गया है और आपको लगता है कि डिसीजन सही नहीं है, तो हम लोग जो हायर कोर्ट्स होते हैं उनमें अपील कर सकते हैं। अब यहाँ पर अपील की गई 1985 में, एंड द सुप्रीम कोर्ट ने अपील को सुना और उन्होंने पाया कि अगेंस्ट द एक्विटल ऑफ लक्ष्मण और 2 मेंबर्स जो थे फैमिली के, शकुंतला और जो सुधा का जो देवर था जिसे छोड़ दिया गया था, उसके, उन तीनों के अगेंस्ट अपील सुनता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट हर्ड द आर्ग्यूमेंट ऑफ द लॉयर्स। सुप्रीम कोर्ट ने आर्ग्यूमेंट सुनी लॉयर्स की और एक डिसीजन पे पहुंचते हैं, और डिसीजन जो था बिल्कुल हाई कोर्ट से अलग था। उन्होंने पाया कि लक्ष्मण और उसकी मदर गिल्टी हैं, लेकिन सुभाष चंद्र के अगेंस्ट विटनेस और सुभाष चंद्र के अगेंस्ट एविडेंस नहीं मिलते हैं। तो सुभाष चंद्र को तो बरी किया जाता है, लेकिन लक्ष्मण और शकुंतला को, दोनों को इस
ठहराया जाता है, दोषी पाया जाता है, एंड सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करते हैं कि दोनों को क्या करा जाए, प्रिजन फॉर लाइफ, उम्र कैद की सजा दी जाएगी। एंड यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट तो जा ही नहीं जा सकता है, बाउंड है डिसीजन हाई कोर्ट भी और आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी। ठीक है, तो इस वाले केस हिस्ट्री से हम पढ़ते हैं अपीलेट जुरिस्डिक्शन, अपील का अधिकार, अपील कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, अपील देखिए सिंपल, जो जो लॉज हमारे जो इन्फ्रिंज होते हैं, अगर वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है तो उसके लिए तो आपको सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना पड़ेगा, फिर उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में अपील करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सुप्रीम कोर्ट में अपील करना पड़ेगा। लेकिन इन केस अगर आपके फंडामेंटल राइट जो है वो इन्फ्रिंज होते हैं तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उसमें आपको हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट है किसी भी चीज को लेकर के तो प्लीज आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम। ठीक है, अब हमारे लीगल सिस्टम की अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, दो ब्रांचेस हैं, एक है क्रिमिनल लॉ, एक है सिविल लॉ। ठीक है, तो जो अबव केस है ना डाउरी डेथ का, वो आता है आपका क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी। देखिए, क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी का मतलब क्या होता है, इसमें ऐसा केस आता है जैसे कि मान लीजिए सोसाइटी में कुछ ऐसा क्राइम हुआ है जिससे पूरी की पूरी सोसाइटी डर गई है, डौरी डेथ हुई सुधा की, तो उससे जितने भी सोसाइटी की गर्ल्स थी ना उन्हें डर लगने लगा शादी से, मतलब वो सोचने लगी कि किसी के साथ भी ऐसी चीज हो सकती है ना, तो क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी बोला जाता है, और इसे इसीलिए इज अ वॉल्यूशन ऑफ क्रिमिनल लॉ, इसे क्रिमिनल लॉ की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, इन एडिशन टू द क्रिमिनल लॉ, लीगल सिस्टम ऑल्सो डील्स विद सिविल लॉ केसेस। क्रिमिनल लॉ को तो सुनती है हमारी जुडिशरी, इसके साथ साथ में सिविल लॉ को भी सुना जाता है। आपने पढ़ा होगा चैप्टर 4 में कि कैसे हाउ अ न्यू सिविल लॉ पास्ड इन 2006 टू प्रोटेक्ट वीमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब होता है जो घरेलू हिंसा की जाती है ना, घरेलू हिंसा में देखिए 2006 से पहले घरेलू हिंसा के ऊपर जो लॉज बने हुए थे थोड़े से लीनियंट थे, है ना, तो उसमें कुछ चीजें बताई गई थी कि अगर इंजरी नहीं हुई है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस में नहीं है, तो मेंटली हैरेसमेंट भी डोमेस्टिक वायलेंस में नहीं आता था। बट 2006 में जो न्यू लॉ बना है ना डोमेस्टिक वायलेंस का, तो उसमें काफी सारी चीजों को इंक्लूड किया गया जो कि आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, चैप्टर 4 में, है ना। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि हमारी जो डिफरेंट ब्रांचेस है लीगल सिस्टम की वो दो होती हैं, एक होता है सिविल लॉ और एक होता है क्रिमिनल लॉ। तो थोड़ा सा आपको एक टेबल दी गई है, लुक एट दिस टेबल, राइट। चलिए थोड़ा सा समझते हैं कि डिफरेंस क्या है क्रिमिनल लॉ में और सिविल लॉ में। तो डील्स विद कंडक्ट और एक्ट्स दैट द लॉ डिफाइंस एज ऑफेंसेस, फॉर एग्जांपल थेफ्ट, harassing a woman to bring more dowry, murder. Deals with conduct or act that the law defines as offenses. क्रिमिनल लॉ में ऐसे कौन से ऑफेंसेस है, ऑफेंसेस हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्रिमिनल लॉ की श्रेणी में लाते हैं, जैसे चोरी करना, विमेंस को हैरेस करना, ठीक है, किस चीज के लिए, डाउरी के लिए, या फिर किसी का भी मर्डर, है ना, रेप, ये सब क्रिमिनल केसेस में आते हैं, जिसे जिसके बाद पूरी सोसाइटी जो है एकदम से डर सी जाती है एक तरीके से। दूसरा इसमें क्रिमिनल लॉज में जैसे कि बताया गया है कि जो क्रिमिनल लॉ है उसमें एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो लॉन्च की जाती है ना, विद द पुलिस हु इन्वेस्टिगेट द क्राइम आफ्टर विच अ केस इज फाइल्ड इन द कोर्ट, है ना। तो एफआईआर जो है वो जो लॉन्च की जा रही है यहाँ पर, और फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है क्राइम की, और अगर पाया जाता है गिल्टी किसी भी इंसान को तो उसे जेल और फाइन दोनों हो सकती है ना, जेल भी हो सकता है, फाइन भी हो सकता है, और डेथ सेंटेंस भी दी जा सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद। दूसरी तरफ हम देखते हैं सिविल लॉज होते हैं, ये सिविल लॉज जो होते हैं डील्स विद एनी हार्म और इंजरी टू द राइट ऑफ इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए डिस्प्यूट है रिलेटिंग टू सेल ऑफ लैंड, लैंड को सेल का करने का, जमीन की खरीद फरोख्त करने का, परचेज ऑफ गुड्स, चीजें जो हमने खरीदी हैं, रेंट मैटर्स हैं, डिवोर्स केसेस हैं, ये सारे सिविल लॉ में आते हैं। अ पिटिशन हैज टू बी फाइल्ड बिफोर द रेलेवेंट कोर्ट बाय द अफेक्टेड पार्टी ओनली। ये देखिए सिंपल क्या चीज बोल रहे हैं कि पिटिशन हैज टू बी फाइल्ड बिफोर द रेलिवेंट कोर्ट, पिटिशन जो है वो फाइल की जाती है जो पार्टियां अफेक्ट हुई हैं उनके द्वारा। और देखिए क्रिमिनल लॉ जो होते हैं ना, आपने भी पढ़ा ना, देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो केस डाला गया सुधा का, तो सुधा की फैमिली के द्वारा नहीं डाला गया, वो वहां पर जो लॉयर्स थी
एडवोकेट्स थी जो विमेन, उनके द्वारा डाला गया। तो सिविल लॉ जो है वो डाला जाता है उन्हीं के द्वारा जो कि अफेक्टेड पार्टीज है, जिनको नुकसान हुआ। लेकिन क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत हम अपील कर सकते हैं, पिटीशन दायर की जा सकती है किसी के भी द्वारा। स्टेट के अगेंस्ट है ना ये वाला केस, तो स्टेट के अगेंस्ट हुआ है ये। और यहाँ पर आमतौर पर क्या होता है कि द कोर्ट जो है वो गिव द स्पेसिफिक रिलीफ, आस्क फॉर मतलब स्पेसिफिक रिलीफ, कॉम्पनसेशन दे सकते हैं, है ना। फॉर इंस्टेंस इन केस ऑफ बिटवीन अ लैंड और टेनेंट, तो टेनेंट को बोला जा सकता है, किराएदार को बोला जा सकता है, भाई आपने इनके घर पे कब्जा करके बैठे हुए, निकलो, मतलब निकलो यहाँ से इनके के। और अगर और जो भी पेंडिंग रेंट है इनको पे किया जाए, जिनका घर है उनको। तो इसमें आमतौर पे देखा जाता है कि कॉम्पनसेशन हो जाता है। मनी रिलेटेड मैटर्स जो है वो, मतलब मनी से रिलेटेड जो है कॉम्पनसेशन से सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जेल वगैरह बहुत ही कम देखने को मिलती है इस तरीके से, है ना। लेकिन यहाँ पर क्रिमिनल लॉ में किसी भी इंसान को अगर उसने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम किया है तो सजाए मौत, है ना। और अदरवाइज उम्र कैद की सजा जो है वो दी जा सकती है। ठीक है, चलिए। अब देखिए आपको ना एक टेबल दी है, चलिए मैं थोड़ा सा बताती हूँ। इसमें आप बताइएगा कौन सा ब्रांच ऑफ लॉ, मतलब क्रिमिनल लॉ वाली ब्रांच आएगी या सिविल लॉ वाली ब्रांच आएगी। इसमें आपको बताने से, अ ग्रुप ऑफ द गर्ल्स आर परसिस्टेंटली harassed बाय अ ग्रुप ऑफ बॉयज while walking to school। लड़कियों का ग्रुप है और उनको लड़कों के ग्रुप्स के द्वारा तंग किया जा रहा है ना। तो ये हमारा तो आ जाएगा क्रिमिनल केस में। ठीक है, सोसाइटी डर रही है ना, पूरी सोसाइटी में गर्ल्स डर रही हैं इस केस से। और दूसरी तरफ आपका हमारे यहाँ एक टेनेंट है हु इज बीइंग फोर्स्ड टू मूव आउट, फाइल अ केस इन कोर्ट अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड, है ना। तो टेनेंट जो है हु इज बीइंग फोर्स, उसे उसे जो लैंडलॉर्ड है वहाँ जिनके घर में वो रह रहा है, तो बार बार उसको फोर्स किया जा रहा है, यहाँ से निकलिए, यहाँ से निकलिए, यहाँ से निकलिए। तो ये ब्रांच ऑफ लॉ आपका कौन सा जाएगा, सिविल लॉ वाली ब्रांच आ जाएगी। आई होप क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट? हर एक इंसान के पास ये अधिकार है कोर्ट जाने का? ऑब्वियसली है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यही कहते हैं कि ईच एंड एवरीवन हैज राइट टू गो टू द कोर्ट्स इफ his or her right infringed by any person or organization or by the government, है ना, किसी के भी द्वारा। अगर किसी भी इंसान के जो राइट्स हैं अगर उन्हें इन्फ्रिंज किया जा रहा है, वॉयलेट किया जा रहा है, तो सबको कॉन्स्टिट्यूशन राइट दिया है कोर्ट जाने का। लेकिन प्रैक्टिकल देखा जाता है क्या कि देखिए जो लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं, जो लोग डेली कमाते हैं, अगर उनके राइट्स को छीना भी जा रहा है, तो हमारा जो एक जुडिशियल सिस्टम है पूरा का पूरा इतना एक तरीके से बहुत ज्यादा, जैसे किसी भी इंसान, गरीब इंसान है, उसके अधिकार छीने जा रहे हैं, तो वो आमतौर पर आपने देखा होगा कि वो कोर्ट नहीं जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि कोर्ट का जो प्रोसीजर होता है बहुत लेंथी होता है, कोर्ट केस सोल्व होने में ही कई साल लग जाते हैं, है ना। कभी कभी तो ये बोला जाता है ना कि कोर्ट कोर्ट में जो भी डिसीजंस होते हैं इतना लेट आते हैं कि जो एग्रीव पार्टी होती है ना, उनका मन ही नहीं करता है फिर उस न्याय को लेने का, है ना। तो एक तरीके से ये भी देखा जाता है कि डिसीजन लेट होने का मतलब है न्याय नहीं मिलना एक तरीके से। तो कोशिश तो यही की जानी चाहिए कि जल्दी से डिसीजंस का निपटारा हो, जल्दी से डिसीजंस आए। लेकिन कोर्ट जल्दी भी इसलिए नहीं करती है कहीं ऐसा ना हो कि निर्दोष इंसान जो है उसको सजा मिल जाए, अगर वो पूरी तरीके से जो एविडेंस है, विटनेसेस हैं, उनको वो देखेंगे नहीं ढंग से। तो दोनों ही चीजें हैं यहाँ पर। लेकिन होप यही की जाती है कि अ, समय रहते हुए डिसीजन दे दिया जाए, ताकि जो भी एग्रीड पार्टी हैं, जो भी दुखी पार्टी हैं, ठीक है, उनको न्याय मिल सके। तो यहाँ हमसे सीधा यही चीज आ रही है, डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट? हर एक इंसान के पास कोर्ट जाने का अधिकार है या एक्सेस है? एक्सेस का मतलब होता है पहुंच है। इन प्रिंसिपल ऑल सिटीजन, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि इन प्रिंसिपल ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया कैन एक्सेस टू द कोर्ट इन दिस कंट्री। हमारी कंट्री में हर एक सिटीजन जो है उसके पास ये अधिकार है कि वो कोर्ट जा सकता है। दिस इम्प्लाइज दैट एवरी सिटीजन, तो इसका मतलब ये है कि हर एक सिटीजन के पास ये राइट है कोर्ट जाने का, जस्टिस लेने का। और एज यू रेड अर्लियर, आपने पढ़ा भी होगा, द कोर्ट्स प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। हमारे कोर्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं लोगों को अधिकार दिलाने में। फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हो जाते हैं तो उनको दिलाने में, है ना। इफ एनी सिटीजन, अगर किसी भी सिटीजन को ऐसा बिलीव होता है, ऐसा लगता है कि उसके राइट वॉयलेट किए जा रहे हैं, तो वो अप्रोच कर सकता है, वो जा सकता है जस्टिस के लिए, कोर्ट्स में जा सकता है। वेल द कोर्ट्स आर अवेलेबल फॉर ऑल, कोर्ट्स सभी के लिए अवेलेबल है। इन रियलिटी एक्सेस टू कोर्ट हैज ऑलवेज बीन डिफिकल्ट फॉर अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पुअर इन इंडिया। लेकिन रियलिटी ऐसी है कि भारत में जो बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं ना, तो अधिकार जरूर दे दिया गया है
लेकिन कोर्ट नहीं जा पाते क्योंकि इसका जो प्रोसीजर है बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसीजर है और खर्चीला प्रोसीजर है ना। तो लीगल प्रोसीजर इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ मनी ऑब्वियसली। कोर्ट जाएं, कोर्ट में फाइलों के काम इतने सारे होते हैं, उसमें बहुत पैसा खर्च होता है, पेपर वर्क बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो गरीब इंसान कमाएंगे या फिर खाएंगे या वो जाकर के न्याय लेना चाहेंगे, तो वो जाते ही नहीं है। तो for a poor person who cannot read and whose family depends on daily wages, a poor person जो कि पढ़ा लिखा नहीं है और उसकी जो फैमिली है जो कि डेली वेजेस उसके ऊपर ही डिपेंड करती है। मान लीजिए कोई रिक्शा चालक है ना, डेली डेली वेजेस, डेली वर्कर है, वो एक तरीके से डेली का कमा के ला रहा है, अपनी फैमिली को फीड करा रहा है। ठीक है, तो ऐसे में हाउ कैन ही थिंक टू गो टू द कोर्ट, नहीं सोच सकता है ना। तो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दे जरूर दिया गया अधिकार, लेकिन इन प्रैक्टिकल वो इन अधिकारों का यूज नहीं कर पाते हैं इन द रियल सेंस में। ठीक है, तो इन रिस्पॉन्स टू दिस, इसके रिस्पॉन्स में एक चीज आती है हमारे पास, नहीं कि जरूरी नहीं है कि जिस इंसान के अधिकार छीने गए हैं वही सीधा कोर्ट जाए। मान लीजिए यू आर वेरी अवेयर सिटीजन ऑफ द कंट्री, आप बहुत अवेयर सिटीजन है, आप पढ़े लिखे हैं, आपको पता है कि जो भी लोगों के साथ हो रहा है, अगर गलत हो रहा है, कोई इंसान किसी के अधिकारों को छीन रहा है, तो आप उनके बिहाफ में कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, सिंपल, ऐसा नहीं है कि आपको अपनी जाकर के शक्ल दिखानी है और उसके बिहाफ में केस लड़ना है। आपको क्या करना है, सिंपल से एक पोस्ट कार्ड लेना है, उस पोस्ट कार्ड पे पूरा का पूरा मैटर लिखना है और एड्रेस मेंशन करना है, अपना नाम कुछ नहीं लिखना। और हमारे जो कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ लेटर बॉक्स होते हैं, वहां पर आपको जस्ट पोस्ट कर देना है। जब आप दूसरों के बिहाफ पर है ना लिटिगेशन प्रोसेस को करते हैं, इसे कहते हैं हम पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए हम लिटिगेशन कर रहे हैं, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए हम अपना लीगल प्रोसीजर कर रहे हैं। इसे बोलते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में PIL, कि यू आर अवेयर सिटीजन, आप अवेयर सिटीजन है। मान लीजिए आपके अधिकार नहीं छीने गए हैं, लेकिन आप ऐसे इंसान को जानते हैं जो कि गरीब है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसे पता नहीं है उसके क्या राइट्स हैं और उसके अधिकारों को छीना जा रहा है, तो उसके बिहाफ में आप कोर्ट जा सकते हैं। तो PIL अलाउ कर रही है किसी भी इंडिविजुअल को और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कि आप PIL को फाइल कर सकते हैं द हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, उस इंसान के बिहाफ पर जिसके राइट्स को वॉयलेट किया जा रहा है ना। तो क्या करना है इसमें, द लीगल प्रोसेस वॉज ग्रेटली सिंप्लीफाइड एंड इवन अ लेटर और टेलीग्राम, आप लेटर लिख करके, टेलीग्राम लिख करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में डाल सकते हैं। इसे PIL की ही तरह देखा जाता है। और इन द अर्ली इयर्स में, बहुत अभी जितने भी जैसे हमारे साल गए हैं और साल चल रहे हैं, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वॉज यूज टू सिक्योर जस्टिस। ये एक प्रोसीजर एक तरीके से एक मीडियम बना है जिसके कारण काफी सारे लोगों को न्याय मिला है। जैसे रेस्क्यूइंग बॉन्डेड लेबर, बॉन्डेड लेबर किसको कहते हैं, जिस बॉन्डेड लेबर का मतलब होता है, देखिए, बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी का मतलब होता है, सिंपल सी बात बताती हूँ, जैसे मान लीजिए किसान है और उसने किसी जमींदार से, लेट्स सपोज उसने पैसे उधार लिए, ठीक है, अगर वो नहीं चुका पा रहा है, नहीं चुका पाया है, तो बच्चों को ले जाते थे बॉन्डेड लेबर बना करके कि जब तक तुम्हारे फादर नहीं चुकाएंगे पैसा, तो तुम हमारे यहाँ पर फ्री में काम करोगे, या उस किसान को ही ले जाते थे, जब तक पैसा नहीं चुकता फ्री में काम करो हमारे यहाँ पर, है ना। तो ये बॉन्डेड लेबर, जबरन मजदूरी करना जो है वो करवाया जाता था। तो हम PIL डली है इसके अगेंस्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने एज वेल एज हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया इसके अगेंस्ट में, एंड सिक्योर करा है काफी सारे प्रिजनर्स को बिहार के अंदर। कई सारे, देखो बिहार में ना कई सारे प्रिजनर्स को कोर्ट में पेश नहीं किया गया था और उन्हें जेल में रखा गया। देखिए, ये एक राइट है, ये फंडामेंटल राइट है, किसी भी इंसान को आप अरेस्ट करते हैं, पुलिस अरेस्ट करती है ना, तो 24 आवर्स के अंदर अंदर कोर्ट के सामने पेश करना होता है, एंड कोर्ट विल डिसाइड इट। कोर्ट डिसाइड करेगा, जज डिसाइड करेंगे कि उस पर्सन को कस्टडी में रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा, छोड़ा जाएगा या नहीं छोड़ा जाएगा, ये डिसाइड पुलिस के द्वारा नहीं होता है। लेकिन बिहार में ऐसे काफी सारे मैटर्स रहे थे कि काफी सारे लोगों को जेल में रखा गया, बल्कि वो इतनी सजाएं भुगत चुके थे, अगर उन्हें सजा मिलती ना तो उतने साल तो वो जेल में कट चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पर PIL डाली गई, उनके फेवर में डाली गई कि इनको रिलीज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब केसेस आए तो उन्होंने सबको रिलीज करवाया, क्योंकि जो क्राइम, मान लीजिए अगर वो क्राइम सिद्ध भी हो जाता, उनके ऊपर प्रूफ भी हो जाता, उतनी तो जेल वो काट चुके थे, है ना। तो PIL एक बहुत बहुत अच्छा मेथड है, एक एफिशिएंट मेथड है।
ठीक है, हम लोग अवेयर हैं, हम लोग सिटीजन्स अवेयर हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, आप पढ़े लिखे लोग हो, आपके आसपास लोग पढ़े लिखे हैं, आपके अधिकारों को नहीं छीना जा रहा है, लेकिन आप उन लोगों को जानते हो जिनके अधिकारों को छीना जाता है, तो आप उनके बिहाफ में पीआईएल डाल सकते हैं, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए लिटिगेशन। और काफी सारी चीजें जो हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से सॉल्व भी हुई हैं, साबित हुई हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर बताया गया, डिड यू नो दैट द मिड डे मील दैट द चिल्ड्रन नाउ रिसीव गवर्नमेंट इन गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट इट स्कूल इज बिकॉज ऑफ पीआईएल। पीआईएल, देखिए बच्चे जो होते थे ना, पहले क्या होता था स्कूलों में, जब लंच ब्रेक होता था गवर्नमेंट स्कूल में, तो बच्चे घर आ जाया करते थे, और फिर उसके बाद वो स्कूल ही नहीं जाते थे, फिर वो, है ना, खाना खाने आते थे, क्योंकि काफी सारी फैमिलीज जो होती थी बहुत ज्यादा गरीब होती थी, वो अपनी फैमिलीज के साथ में काम करवाना शुरू कर दिया करते थे, जिसके कारण भारत में एजुकेशन स्टेटस जो था बहुत नीचे चला जा रहा था, है ना। तो यहाँ पर मे बी तमिलनाडु गवर्नमेंट जो थी, फर्स्ट गवर्नमेंट थी, आई एम नॉट श्योर अबाउट तमिलनाडु गवर्नमेंट और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, दोनों स्टेट्स में से एक गवर्नमेंट थी, उन्होंने मिड डे मील प्रोग्राम शुरू करा, ठीक है। और क्या था इसमें मिड डे मील में, कि अब आपको घर जाने की जरूरत नहीं है, खाना आपको गवर्नमेंट जो है वो मुहैया करवाएगी, उपलब्ध करवाएगी। इससे क्या हुआ, दो चीजें होती हैं, नंबर वन, बच्चे जो हैं वो स्कूल में ही ठहरने लगे, जो स्कूल के जो रजिस्टर्स थे उनमें अटेंडेंस जो है वो प्रेजेंट 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 होने लगी, ठीक है। और दूसरा क्या था, कि बच्चों की जो न्यूट्रिशन वैल्यू थी ना, वो भी अच्छी होने लगी, उन्हें खाना मिलने लगा भरपेट, पढ़ने लगे, और न्यूट्रिशन मिल रहे हैं तो हेल्दी भी। दो चीजों पर हमेशा किसी भी देश की जो सरकार होती है ना, दो चीजों पे जोर देती है, एक होता है एजुकेशन और एक होता है हेल्थ स्टेटस, ठीक है। दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं अगर अपने देश को आगे बढ़ाना है तो यहाँ पर ये पीआईएल में क्यों डाला गया, कि मिड डे मील प्रोग्राम यहीं से आ रहा था। देखिए, सी द फोटोज ऑन द राइट एंड रीड द टेक्स्ट बुक बिलो टू अंडरस्टैंड हाउ दिस केम अबाउट। देखिए क्या है, देखिए, हाँ, ये देखिए आपको दे रखा है 1 2 3 4, चार इमेजेस दे रखे हैं। फोटो वन में आपको क्या बता रखा है, इमेज वन में, इन 2001 में ड्रॉट, ड्रॉट मतलब होता है सूखा पड़ना, राजस्थान और उड़ीसा में सूखा पड़ता है, और फूड की शॉर्टेज होती है, फसल खराब होती है विदाउट वाटर। फोटो सेकंड में, मीनवाइल जो गवर्नमेंट है उसके गोडाउन्स पूरे भरे हुए हैं, है ना। और इसमें क्या होता है कि काफी सारे जो गोडाउन्स में खाना था, वो जो रैट्स है, रोडेंट्स हैं, वो खराब कर रहे थे। इन दिस सिचुएशन में, नंबर तीन फोटो में, इन दिस सिचुएशन ऑफ हंगर एमिस प्लेंटी, हर जगह जो है वो हंगर, हंगर देखिए, हंगर मतलब भूख जो है बहुत ज्यादा फैल जाती है। हंगर एमिस पार्टी एक ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी, उसमें क्या बोला गया, कि पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज और पीयूसीएल फाइल्ड अ पीआईएल इन सुप्रीम कोर्ट। ये देखिए, पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज, इन्होंने एक पीआईएल डाला सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने बोला कि ये फंडामेंटल राइट है लोगों का, अंडर आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ का दी, है ना, जीवन जीने का अधिकार। भूखा तो नहीं कोई, भूखा नहीं रहना चाहिए या भूखा नहीं रहा जा सकता, और इसमें जीवन जीने का अधिकार अगर गवर्नमेंट हमें दे रही है तो उसमें राइट टू फूड का भी राइट है, खाना खाने का अधिकार, ठीक है। तो द स्टेट excuses that it did not have the adequate funds was shown to be wrong because the godowns were overflowing with grains। इसमें बताया गया कि जो स्टेट्स के जो एक्सक्यूज है ना, जो स्टेट ने एक्सक्यूज दिया है कि हमारे पास इतना फंड नहीं है कि हम लोगों को खाना मुहैया करवाएं, ठीक है, उन्होंने उन्होंने बताया कि ये देखिए गोडाउंस, देखिए गोडाउंस में क्या हो रहा है, खाना जो है, जो इतना अनाज है, वो चूहे खराब कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि खाना नहीं है। द सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूल करा, द स्टेट की ड्यूटी है सभी को खाना प्रोवाइड करवाया जाए। फोटो फोर में, इट देयरफॉर डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट, लोगों को ज्यादा काम दिया जाए। चीपर प्राइजेस, सस्ते प्राइजेस पे राशन शॉप, राशन शॉप होते हैं ना हमारे आसपास के इलाकों में, राशन शॉप जरूर होती हैं, जो मार्केट रेट से जो प्राइजेस होते हैं ना, जैसे कि चावल का, दाल का, गेहूं का, चीनी का, इनके जो दाम होते हैं ना बहुत कम होते हैं, और वो दिए जाए लोगों को, ताकि कोई भी भूखा ना रहे, क्योंकि राइट टू लाइफ में, जीवन जीने के अधिकार में भरपेट खाना खाने का भी अधिकार आता है। और साथ ही साथ प्रोवाइड द मिड डे मील्स टू द चिल्ड्रन, बच्चों को भी मिड डे मील दिया जाए। ये देखिए, ये पॉलिसी इतनी अच्छी थी ना मिड डे मील की, ये स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू करी थी, लेकिन अब पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू कर रखी है। हर एक भारत में, हर एक स्टेट में जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, है ना, जो 14 साल तक के बच्चों के लिए जो स्कूल होते हैं, एलिमेंट्री स्कूल्स होते हैं, उनमें मिड डे मील दिया जाता है, ठीक है। इट ऑल्सो अपॉइंटेड टू फूड कमिश्नर्स को अपॉइंट किया गया, और बताया गया कि जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स बनाई गई हैं उन्हें सही से लागू किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, उसके बारे में आप हमें बताइएगा, ठीक है। देखिए, तो फॉर द कॉमन पर्सन, अभी हम पढ़ रहे थे ना कि क्या कॉमन पर्सन्स के लिए
आम लोगों के लिए जो जस्टिस है, क्या वो पहुंच में है या नहीं है, एक्सेस में है या नहीं है। तो फॉर द कॉमन पर्सन एक्सेस टू द कोर्ट इज एक्सेस टू जस्टिस, है ना, कोर्ट जाना ही जस्टिस है। द कोर्ट एक्सरसाइज अ क्रूशियल रोल, द कोर्ट एक इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है, क्या, फंडामेंटल राइट्स एंड लिमिट सिटीजन के। एज यू सो इन द अबव केस, द कोर्ट जो है वो ये बताते हैं कि आर्टिकल 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार, इसे बहुत बड़ा करा है। जीवन जीने के अधिकार में बहुत सारी चीजें आती है ना, राइट टू फूड भी है एक, ठीक है, पर पेट खाना खाने का अधिकार है। दे देयरफॉर ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट, तो उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दिए ऐसे स्टेप लिए जाए ताकि मिड डे मील स्कीम को और ज्यादा बढ़ाया जाए या दिया जाए पूरी तरीके से। हाउएवर देयर आर आल्सो कोर्ट जजमेंट, काफी सारी ऐसी कोर्ट जजमेंट भी है। अभी तक तो हमने यही पढ़ा ना कि कोर्ट जो है वो लोगों के अधिकार उनको पूरा करने में, दिलाने में पूरी कोशिश कर रहे हैं और दिलवा भी रहे हैं, लेकिन कुछ केसेस देखिए अब। हाउएवर देयर आर आल्सो कोर्ट जजमेंट, कुछ ऐसी जजमेंट भी होती है दैट पीपल बिलीव वर्क अगेंस्ट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन पर्सन, की कोर्ट की जजमेंट ऐसी आई है जो कि लोगों के लिए, कॉमन पर्सन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक्टिविस्ट who work on issues concerning the right to shelter and housing for the poor believe that the recent judgment जो है on eviction are of far cry from earlier judgment। It means देखिए काफी सारे एक्टिविस्ट हैं, वो किसके लिए काम कर रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा कि काफी सारे जो पुअर लोग होते हैं, है ना, गरीब लोग होते हैं, वो झोपड़ियां बना के रहने लगते हैं क्योंकि उनके पास अपने पक्के मकान तो होते ही नहीं है ना। और वो अपना छोटा सा काम काम करना भी शुरू कर देते हैं कहीं पे भी बैठ करके, है ना, सड़क किनारे या पटरी पर। तो कोर्ट की जजमेंट ऐसी है कि उनको बोला गया कि स्लम्स एरिया को साफ किया जाए। अब एक बात सोचिए कि इन स्लम्स एरिया को अगर साफ किया जाएगा तो इन पीपल, ये जो लोग हैं, इनके पास तो अपने अच्छे घर भी नहीं है, पक्के घर नहीं है, तभी तो दे आर फोर्स टू लिव इन द स्लम्स एरियाज ना, इन द झोपड़ियां, इन द हट। तभी तो वो लोग झोपड़ियों में रह रहे हैं, स्लम्स में रह रहे हैं, है ना। तो एक तरीके से ये जो जजमेंट आई है कोर्ट की तरफ से कि इनको हटाया जाए, तो कहीं ना कहीं कॉमन पर्सन जो है, कॉमन पीपल जो है, इनके अगेंस्ट है ना। कई बार आपने सुना भी होगा कि जो लोग पटरी पर व्यवसाय करते हैं, जो लोग रेहड़ी वाले होते हैं, वेंडर्स होते हैं, उनके अगेंस्ट जजमेंट आई है कोर्ट्स की। तो उन्होंने सीधा क्वेश्चन पूछा कि हम क्या करें, हमारी भी तो फैमिली है ना, उनको हम कैसे नर्चर करें, और अगर इस और कोर्ट के ऑर्डर्स को तो मानना ही पड़ता है, ठीक है ना। तो तो अर्लियर जजमेंट जैसे कि 1985 में थी ओल्गा तेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसमें भी जो है हैड ट्राई टू प्रोटेक्ट द लाइवलीहुड ऑफ द स्लम लेबर्स। कुछ जजमेंट ऐसी हुए जो कि आम लोगों के एक तरीके से अगेंस्ट समझा गया, अगेंस्ट नहीं थी लेकिन समझा भी गया, क्योंकि उनके पास अच्छे घर नहीं है रहने के लिए, अच्छा व्यवसाय नहीं है अपनाने के लिए। तो उनके अगेंस्ट जब ऐसी जजमेंट आई तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये समझा गया ना, गलत समझा गया। चलिए एक चीज और देखते हैं। एक यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा मैं इस पर पढ़ा रही हूँ, थोड़ा सा आप देख लीजिए, पूरा नहीं लेकिन थोड़ा सा। द जजमेंट जो थी ओल्गा तेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश द राइट टू लाइवलीहुड एज पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ। इसमें बोला गया था कि जीवन जीने का अधिकार भी जो है वो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ में आता है। जैसे इसमें देखिए क्या बताया गया, द स्वीप ऑफ द राइट टू लाइफ कन्फर्ड बाय आर्टिकल 21 इज वाइड। जो आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ का अधिकार है बहुत बड़ा है, वो इज वाइड एंड फार रीचिंग है। लाइफ मीन्स समथिंग मोर देन मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस। जीवन जीने का अधिकार सिर्फ ये नहीं है कि एनिमल्स की तरह जिया जाए, जहाँ खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, रहने के लिए शेल्टर नहीं है। It doesn't mean merely that the life cannot be extinguished or taken away, as for example, by the imposition and execution of the death sentences. है ना। इसका मतलब ये भी नहीं है कि लाइफ कैन नॉट बी, ली नहीं जा सकती है लाइफ, मतलब डेथ सेंटेंस नहीं दिया जा सकता या इम्पोजिशन नहीं लगाया सकता, लगाया जा सकता है। देखिए राइट टू लाइफ किसी भी तरीके से छीना नहीं जा सकता, आर्टिकल 21 छीना नहीं जा सकता है, एक्सेप्ट अगर किसी के अगेंस्ट मतलब कोर्ट का डिसीजन ना हो। तो अगर कोर्ट ने डिसीजन दे दिया और किसी बंदे ने बहुत ज्यादा रेयर से प्रेयर क्राइम करा है और उसमें उसको उसका जीवन जीने का अधिकार छीना जाता है, उसे फांसी की सजा दी जाती है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई उसका भी राइट टू लाइफ का अधिकार है, नहीं, ठीक है। वो लिया जा सकता है लेकिन रेयर ऑफ द रेयर केस में लिया जा सकता है, आम आम केसेस में नहीं लिया जाता है। So that is but one aspect of the right to life. An equally important phase of right is the right to livelihood.
राइट टू लाइफ में राइट टू लाइवलीहुड भी आता है, जीवन जीने का अधिकार भी आता है, राइट टू फूड भी आता है ना। क्योंकि बिकॉज नो पर्सन कैन लिव, क्योंकि कोई भी इंसान जो है, जो मेन मेन चीजें होती हैं जैसे रहने का अधिकार, खाने का अधिकार, खाने के बिना, रहने के बिना, पहनने के बिना नहीं रह सकते है ना, तो इन्हें इन्हें राइट टू लाइफ का अधिकार बोला गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अनदर इशू दैट अफेक्ट द कॉमन पर्सन, एक और इशू है जो कि कॉमन पर्सन को अफेक्ट करता है, एक्सेस टू जस्टिस इज द इनऑर्डिनेटली लॉन्ग नंबर ऑफ द ईयर्स। वही चीज है कि मैंने बोला कि न्याय तो मिलता है, लेकिन न्याय मिलता है तो अगर वो देर से मिल रहा है तो फिर उसकी इंपॉर्टेंस उतनी नहीं रहती है जितनी रहनी चाहिए। तो अनदर इशू जो है दैट अफेक्ट्स द कॉमन पर्सन, यहाँ पर देखिए दे रखा है ना कि एक्सेस टू द जस्टिस इन ऑर्डिनेटली लॉन्ग नंबर ऑफ द इयर्स दैट द कोर्ट्स टेक टू हियर अ केस। किसी भी केस को सुनने में तो किसी किसी केस को तो 25 से 30 साल भी लग जाते थे, पता है आपको। तो द फ्रेज है ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। डिले जस्टिस हो रहा है, जस्टिस डिलेड का मतलब है कि जस्टिस डिनाइड है, जस्टिस दिया ही नहीं है। आमतौर पर ऐसा बोला जाता है। ठीक है, इन स्पीच मेड ऑन 26 नवंबर, एक छोटा सा टॉपिक भी देख लीजिए। स्पीच जो कि 26 नवंबर 2014 में दी गई, जो चीफ जस्टिस इंडिया के जी बालकृष्णन, उन्होंने क्या बोला, द इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ वन सुप्रीम कोर्ट। इंडियन जुडिशरी जो बनती है वन सुप्रीम कोर्ट से, विद 26 जजेस, 21 हाई कोर्ट्स, विद सैंक्शन स्ट्रेंथ, जिनकी हाई कोर्ट्स में जो जजेस की जो स्ट्रेंथ रहेगी वो रहेगी 725 जजेस, एंड 14,477 सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, जो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो वर्किंग स्ट्रेंथ रहेगी 11,767, कितनी रहेगी। ठीक है, जस्ट फॉर नॉलेज के लिए दे रखा है, लेकिन इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आता नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। However, in spite of this, there is no anti denying that judiciary has played a, देखिए ठीक है, जस्टिस डिले है, जस्टिस डिनाई बोला जाता है, फ्रेज है, लेकिन इस चीज से भी इनकार नहीं किया सकता कि जुडिशरी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है डेमोक्रेटिक इंडिया में लोगों को राइट देने का। ठीक है, राइट को, उनके जो राइट छीने गए उनको रेमेडी देने का, ठीक है, उपचार दिया गया उन्हें, सर्विंग एज अ चेक ऑन द पावर, और साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को रोका है, उनकी पावर्स पर चेक लगाए, नियंत्रण लगाए कि आप ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकते हैं, ऐसा कोई लॉ लागू नहीं कर सकते हैं जो कि लोगों के राइट्स, स्पेसिफिकली फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार जो है वो उनसे छीने जाते हैं। जो मेंबर्स हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के had quite correctly envisioned a system of courts। तो जब हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो डेमोक्रेसी, हमारी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी का एक सबसे इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर रखा जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखने का। ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी रहेगी तभी न्याय सबको मिल पाएगा। ठीक है, देखिए चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश होता है। ठीक है, पूरी कोशिश करिए कि चैप्टर आपको समझ में आ जाए, बट इफ यू फाइंड एनी डाउट, अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जो है उसको मेंशन कर दीजिए। ठीक है, कोशिश करूंगी कि आपके उन डाउट्स को क्लियर कर सकूं। आते हैं फिर एक नए चैप्टर के साथ में। टिल देन, बाय।